इवनिंग दोस्तों, आज है 17 जुलाई और आज का हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे बिहार स्पेशल लूसेंट का बिहार स्पेशल। उसके बाद देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है पढ़ रहे थे अभी बिहार स्पेशल में चैप्टर बिहार के कला एवं कला एवं संस्कृति के बारे में, और उसी चैप्टर के अंतर्गत जो है आज हम पढ़ेंगे बिहार के में प्रचलित लोक नाट्य के बारे में। तो बिहार में जो इम्पोर्टेंट लोक नाट्य है वो हम देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछा गया है उसको हम इंडिकेट कर देंगे, जिससे कि आप प्रश्न जो है गलती ना करेंगे एग्जाम हॉल में। तो चलिए, और ये भी बता देंगे कि कौन कौन सा जो है इस पाठ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है लोक नृत्य विदेशिया जो है ये भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये अत्यंत लोकप्रिय लोक नाट्य है। तो विदेशिया कहाँ है, किस क्षेत्र में, ये आप लोगों को याद रखना है। ये भोजपुर के क्षेत्र में विदेशिया लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य में लौंडा नाच के साथ साथ अल्हा, बारह मासा, पूर्वी, नटवा, पंवरिया आदि का योग होता है। मतलब इन सब मिला के जो है विदेशिया नाच बोला जाता है। इन सब को मिला के इस नाटक का आरंभ मंगलाचरण से होता है तथा महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकार द्वारा निभाई जाती है। तो ये किस क्षेत्र में होती है वो इम्पोर्टेंट तक आपको याद रखना है, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। अगला देखते हैं जट जाटिन बिहार के अत्यंत प्रचलित लोकनाट्य है। यह लोकनाट्य प्रतिवर्ष सावन से कार्तिक मास के पूर्णिमा के आसपास तक अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत किया जाता है। इस लोक नाट्य के माध्यम से जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित जो है किया जाता है। डोमचक बिहार का एक अत्यंत घरेलू और निजी नाट्य है, लोक नाट्य है। यह लोक नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंतर्गत हास परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद प्रदर्शित किए जाते हैं। सामा चकेवा ये पूछा भी गया है। सामा चकेवा बिहार में प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें आप लोग याद रखेंगे। शुक्ल पक्ष के सप्तमी पूर्णमासी में जो है तक यह आयोजित होता है। यह भाई बहन से संबंधित लोक नाट्य एवं पर्व है। इस लोक नाट्य के अंतर्गत पात्र तो मिट्टी द्वारा निर्मित सामा चकेवा को बनाया जाता है, किंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में विषय वस्तु जो है प्रस्तुत किया जाता है। और आप जब शारदा सिन्हा जो कि लोक गायिका हैं बिहार की, उनकी जो आप लोग गीत सुनते होंगे तो उसमें जो है सामा चकेवा के बारे में जो है जानकारी दी गई है। कभी आप ध्यान से सुनेंगे तो वो जो है उसमें ये तथ्य आपको दिखेंगे। कीर्तनिया जो है पूरे बिहार में ये प्रचलित था। ये कीर्तनिया एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के माध्यम से होता है। अगला है भकुली बंका। इस लोक नाट्य के अंतर्गत जट जाति नृत्य किया जाता है और प्रतिवर्ष सावन से कार्तिक मास के बीच जो है ये आयोजन होता है। अगला हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। कठ घोड़वा लोक नृत्य के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। इस नृत्य में लकड़ी तथा बांस के खपच्चियों द्वारा निर्मित सुसज्जित घोड़े को नर्तक
अपने कमर में बांध लेता है तथा आकर्षक वेशभूषा बनाकर नृत्य करता है। देहाती क्षेत्रों में यह नृत्य आज भी प्रचलित है। बांस के जो है बत्ती जो हम लोग बोलते हैं, बांस को फाड़कर जो बनाया जाता है तो उसको घोड़े के ढांचा में बनाकर उसको शरीर में पहन लिया जाता है तो उसको घोड़वा नृत्य बोला जाता है। यह बिहार के अलावा यह नृत्य बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी प्रचलित है। इस नृत्य में लोक संस्कृति का दर्शन मिलता है। जोगीरा नृत्य होली के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हुए सभी लोग जोगीरा गाते और नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मौज मस्ती की प्रधानता होती है। यह नृत्य बिहार में काफी प्रचलित है। तो जोगीरा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं, इसको याद रखना है। और आप लोग जो मूवी देखे होंगे उसमें भी देखे होंगे कि जोगीरा सारा रारा जो गाना गाया जाता है ये इसी का एक पार्ट है। जोगीरा नृत्य का जो होली पर गाया जाता है, जोगीरा सारा रारा। अगला देखते हैं लौंडा नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसर पर लड़के द्वारा लड़की का स्वांग बनाकर या लड़की का वेशभूषा धारण कर जो है ये नृत्य किया जाता है और ये नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला, इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन विवाह के अवसर पर तथा विशेष कर बारातों में होता है। पवड़िया नृत्य जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों अथवा किन्नर द्वारा जो है किया जाता है। तो पवड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जन्म के अवसर पर किया जाता है ज्यादातर, और ये किन्नरों के द्वारा किया जाता है। ये दो तथ्य इसमें याद रखेंगे। इस नृत्य में पुरुष नर्तक घाघरा चोली पहनकर ढोल मजीरा बजाते हैं और लोक गीत गाते हैं तथा नृत्य करते हैं। धोबिया नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र में धोबी समाज में प्रचलित है। इस नृत्य को मुख्यतः विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखते हैं करिया झूमर नृत्य जो है ये महिला प्रधान लोक नृत्य है जो कि मिथिला क्षेत्र में काफी प्रचलित है। गुजरात के गरबा नृत्य की तरह इस नृत्य में लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमती है और गीत गाती है। झरनी नृत्य, ये नृत्य जो है मुहर्रम के अवसर पर नर्तकों अथवा तजिया के साथ चलने वाले हसन व हुसैन के जंगियों द्वारा झरनी नृत्य किया जाता है। तो झरनी नृत्य तो एक तो याद रखेंगे कि ये मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है और आज मुहर्रम भी है। मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है झरिया नृत्य बिहार में, ये आप लोग याद रखेंगे। या झरिया नृत्य जो है ये भी कि मुसलमानों द्वारा जो है किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं और अपने अभिनय द्वारा शोक का अभिव्यक्ति भी करते हैं। अगला देखते हैं विद्यापति नृत्य। नाम से ही ये पता चलता है कि विद्यापति नृत्य जो है ये मिथिलान क्षेत्र में जो है गाया जाता है और इस नृत्य में विद्यापति के पदों को गाकर नृत्य किया जाता है और एक सामूहिक नृत्य ये विद्यापति नृत्य होता है और ये मुख्य रूप से पूर्णिया जिले के आसपास जो है प्रचलित है। अगला देखते हैं हम लोग खेलडिन नृत्य। ये नृत्य जो है खेलडिन नृत्य ये वेश्याओं अथवा व्यावसायिक महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों पर आमंत्रित अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। खिलरिया नृत्य बिहार में सामंतवादी व्यवस्था की देन है, ये भी ध्यान रखेंगे। झिझिया नृत्य राजा चित्रसेन एवं उनकी पत्नी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। यह नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ग्रामीण महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ एक घेरा बना लेती है। घेरे के बीच एक
महिला जो मुख्य नर्तकी की भूमिका निभाती है वह सिर पर घड़ा लेकर नृत्य करती है झिझरिया नृत्य में। अगला जो है हम लोग देखते हैं बिहार में सिनेमा। बिहार में सिनेमा जो है इससे प्रश्न जो है बिहार में एसएससी में भी और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। तो ये यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है कि बिहार में जो है निर्मित प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण 1931 में हुआ था। इस फिल्म का निर्माण देव औरंगाबाद के महाराजा के द्वारा किया गया था और इसके निर्देशक जो है धीरेन गोंगली थे। तो पुनर्मिलन जो है ये पहला बिहार निर्मित फिल्म है। बिहार में भोजपुरी में निर्मित पहली फिल्म है गंगा मैया तोरे प्यारी चढ़ावो। ये भोजपुरी फिल्म है और इसको जो है भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त पटना स्थित शहीद स्मारक के पास जो है ये किया गया था और विधानसभा भवन के सामने में। बिहार की किसी आंचलिक भाषा में बनने वाली इस प्रथम फिल्म के निर्माण का विचार सर्वप्रथम स्वर्गीय नरगिस दत्त की मां जो है जद्दन बाई के मन में आया था। उन्होंने ही अभिनेता स्वर्गीय नजीर हुसैन जो कि गाजीपुर के निवासी थे को इस दिशा में जो है फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया था और उन्होंने ही जो है इसमें काम किया था और जद्दन बाई की बात मानकर नजीर हुसैन ने बिहार निवासी बच्चा लाल पटेल से इस संबंध में बात की और इसके बाद दोनों ने बिहार के ही श्री विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी को फिल्म निर्माण के लिए जो है तैयार किया था। तो इस तरह हम देखेंगे कि बिहार में भोजपुरी का पहला फिल्म जो है गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ावो है। वहीं पर बिहार में जो है पहली फिल्म सिटी बनाई गई है। कहाँ पर? तो राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है और ये 142 करोड़ रुपये की लागत से 20 एकड़ में जो है इसका निर्माण हो रहा है और इसमें जो है होटल डॉर्मेट्री ऑफिस ये सारे के सारे जो है होंगे। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो राजगीर में हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग बिहार में ही देखते हैं बिहार के कुछ अन्य फिल्मों के बारे में। उसमें जो है देखते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहारी बाबू नामक एक भोजपुरी फिल्म बनाई थी। गंगा किनारे मोरे गांव ऐसी पहली भोजपुरी फिल्म थी जिसमें डिस्को डांस जो है दिखाया गया था तथा मॉरिशस में भी यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी। किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भी चयन हुआ था। तो किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चयन भोजपुरी फिल्म जो है गंगा किनारे मोरा गांव जो है ये फिल्म है, ये याद रखेंगे। वहीं बल्लम परदेसिया भोजपुरी की ऐसी फिल्म थी जिसने कुछ शहरों में स्वर्ण जयंती भी मनाई थी और पान खाए सैया हमार ऐसी भोजपुरी फिल्म थी जिसमें कि हिंदी भाषा के अभिनेता अमिताभ बच्चन, रेखा, रंजीत जैसे फिल्मकारों ने इसमें काम किया था। इसके अलावा देखेंगे भोजपुरी के जो मुख्य अभिनेताओं में मनोज तिवारी, रवि किशन, सुदीप पांडे, दिनेशी लाल यादव जिसको निरहुआ कहते हैं, पवन सिंह, शैला बिहारी, इन सब का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मैथिली सिनेमा। मैथिली सिनेमा में जो है मैथिली की प्रथम फीचर फिल्म ममता गायब गीत का निर्माण जो है ये 7वें दशक में आरंभ हुआ था, लेकिन मैथिली की प्रथम प्रदर्शित फिल्म जो है ये कन्यादान है, ये भी पूछा गया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे और ये हास्य व्यंग लेखक हरिमोहन झा की कहानी पर बनी जो है ये लोकप्रिय फिल्म कन्यादान जो है। अगला देखते हैं हम लोग मगही सिनेमा के बारे में। मगही सिनेमा में पहली फिल्म जो है मगही भाषा में जो कि मगध के क्षेत्र में बोली जाती है ये है माइया जिसका प्रदर्शन 1964 में हुआ था। नालंदा चित्र प्रतिष्ठान के बैनर तले जो है ये मूवी
फिल्म बनी थी। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि हिंदी सिनेमा के संभवतः कल हमारा है बिहार में बनी पहली हिंदी फीचर फिल्म है, जिसमें बिहार के ही कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद जो है, चूंकि अंग जनपद के क्षेत्र में अंगिका बोली जाती है, तो अंगिका की पहली मूवी जो है अंगिका भाषा में, वो थी खगड़िया वाली भौजी। खगड़िया वाली भौजी। तो ये जो है अंगिका की पहली फिल्म है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग जो है बिहार के कुछ प्रमुख मेले के बारे में जानते हैं। बिहार में जो है प्रमुख मेलों में सोनपुर का पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। सोनपुर का पशु मेला जो है देश का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो एक तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये जो है देश का भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है और विश्व प्रसिद्ध इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हरिहर क्षेत्र का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। यह मेला पूरे एक पखवाड़े चलता है। यह मेला गंडक और गंगा के संगम पर आयोजित होता है, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग याद रखेंगे। अगला मेला देखते हैं, सौराठ मेला। यह मेला जो है मधुबनी क्षेत्र के अंतर्गत मनाया जाता है, मधुबनी के सौराठ नामक स्थान पर। तो ये जो है सौराठ मेला मधुबनी में मनाया जाता है, ये रट लेंगे आप लोग। इस मेले की एक अनूठी प्रथा है कि इस मेले में मैथिली ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़के शादी विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं और यहाँ पर यदि वर कन्या दोनों पक्ष बातचीत के पश्चात संतुष्ट हो तो विवाह की तिथि जो है घोषित की जाती है। अगला हम लोग देखते हैं वैशाली मेला। वैशाली मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जो है ये मेला आयोजित किया जाता है और वैशाली मेला जो है जैन धर्मावलंबियों के द्वारा किया जाता है और सारे जैन धर्मावलंबी जो है इसमें भाग लेते हैं। तो वैशाली मेला जो है किस धर्म के लोग लेते हैं इसमें? जैन धर्मावलंबी। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग पितृपक्ष, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। पितृपक्ष मेले का आयोजन गया में किया जाता है, तो एक तो ये याद रखना है। प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश विदेश से हिंदू लोग आते हैं और अपने पूर्वज की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करते हैं। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर, यहाँ पर क्रमशः पिंडदान और पूजा किया जाता है, तो विष्णुपद मंदिर में ये किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं मंदार मेला। मंदार मेला जो है बांका जिले के मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति जनवरी माह में जो है ये किया जाता है। यह मेला 15 दिन तक चलता है और यहाँ पर जो है इस पर्वत के पास ही एक पापहरणी सरोवर है, तालाब है, जिसमें कि श्रद्धालु स्नान करते हैं और ऐसा मान्यता है कि इसमें स्नान करने के बाद जो है पाप का हरण होता है। अगला देखते हैं हम लोग सिंहेश्वर स्थान का मेला। सिंहेश्वर स्थान का मेला जो है ये मधेपुरा जिले में के सिंहेश्वर स्थान में लगता है और ये एक शिव मेला है। शिव मंदिर में यह मेला लगता है और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। अब जो है कल हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख पर्व और त्यौहार। आज जो है अब अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है आज पहला है बिजली के उत्पादन का स्रोत। भारत में किन क्षेत्रों से बिजली का उत्पादन कितना होता है, ये प्रश्न हालांकि ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे गए हैं, नया डाटा है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कोयला के भंडारण जो है बेशक खत्म हो रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में कोयला से सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। करीब 70.54% जो है कोयला से उत्पादन होता है बिजली। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा में 12.53% नवीकरणीय ऊर्जा से, पनबिजली से जो है 9.98%, परमाणु ऊर्जा से 2.82% और लिग्नाइट से 2.23%
होता है। ये आंकड़ा जरूर याद रखेंगे। अगला जो है हम लोग देखते हैं असम का शाही कब्र स्थल मैदान जो कि विश्व धरोहर बनेगा, ये संभावना है। एक्चुअल में ये है कि 21 जुलाई से जो है 21 जुलाई से नई दिल्ली में जो है विश्व धरोहर समिति जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो है बैठक होने वाली है नई दिल्ली में। तो 2024 में विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई होगी? तो नई दिल्ली में, ये तथ्य याद रखना है। और इसी समिति में जो है जो असम की शाही कब्र स्थल है जिसको कि बोला जाता है असम की शाही कब्र स्थल, इसको जो है मोदाम कब्र स्थल को मोदाम बोला जाता है। और ये इस असम के चराईदेव जिले में ये कब्र स्थल है और ये भारत के मध्यकालीन अहोम राजवंश से संबंधित है। अहोम राजवंश के परिजनों के लिए ये कब्र स्थल बनाई गई थी और ये स्थल देखने के लिए अब पर्यटक पहुंच रहे हैं। विश्व धरोहर घोषित होने पर पर्यटक के लिहाज से भारत को इससे लाभ मिलेगा। इसके बारे में हम बता दें आपको कि शाही मैदान केवल असम राज्य के चराई देव में चीन से आए ताई अहोम जनजातियों के राजाओं का कब्र स्थल है। इन जनजातियों के राजाओं ने 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इससे पहले एशिया में किसी कब्र स्थल को विश्व धरोहर नहीं घोषित किया गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और भारत सरकार द्वारा करीब 10 वर्ष से इस मैदान को घोषित जो है विश्व धरोहर घोषित करने की बात की जा रही है। और इस बार चूंकि भारत में जो है विश्व धरोहर समिति की बैठक हो रही है तो संभावना है कि जो है ये घोषित हो जाए। इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें कि चाओ लुंग सिया काफा ने 1253 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की थी। असम का यह चराई देव मैदान असम के पूरे राजवंश अहोम से संबंधित है। एक तो ये हालांकि इतिहास में पूछा भी गया है अहोम राजवंश जो है कहाँ है, तो ये असम में है, रट लेंगे आप लोग। ये 2-4 बार यूपी में तो ज्यादा बार पूछा गया है। तो इसकी स्थापना जो है चाओ ओ लुंग सियो काफा ने 1253 ईस्वी में की थी। इसमें असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है इसे। यह ऐतिहासिक स्थल शिवसागर शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। आगे चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। आज का आगे का करंट अफेयर्स है कि नीति आयोग के जो हैं नए सदस्य जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो नीति आयोग के जो है नए सदस्य के रूप में अगर हम देखेंगे तो चुने गए हैं किनको? जेपी नड्डा को चुना गया है। और जेपी नड्डा के साथ साथ जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा, जिनको कि जेपी नड्डा जो है कहा जाता है, तो जेपी नड्डा को चुना गया है। उसके बाद जो है चुना गया है भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी को नीति आयोग के नए पदेन सदस्य जो है चुना गया है। इसके बारे में जो है आपको ये भी बताते चलें कि नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? वो अध्यक्ष होते पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का जो है अध्यक्ष होगा।
उसके बाद हम आपको बता दें कि इसके उपाध्यक्ष के बारे में, कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा और कैबिनेट के सुझाव पर। और अभी वर्तमान में जो है उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन के बेरी हैं। सुमन के बेरी जो हैं उपाध्यक्ष हैं, ये भी आप लोग रट लेंगे, सुमन के बेरी हैं। उसके बाद जो है बीके सारस्वत, रमेश चंद्र, वीके पॉल और अरविंद वीरमानी पूर्णकालिक सदस्य जो है अभी नीति आयोग के बने हुए हैं। नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला जो है हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। ये है करंट अफेयर्स संबंधित जो है एक बैठक हुई है और उस बैठक का नाम क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी जो है बैठक 96वां बैठक जो है हुई है, 96वां बैठक। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ये डाटा जो है याद रखेंगे। और इस बैठक में जो है जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने जो है ये घोषणा की है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन साइंटिस्ट और वन प्रोडक्ट योजना जो है शुरू की है। इसके तहत जो है कृषि से संबंधित जो साइंटिस्ट हैं वो एक साइंटिस्ट एक फसल के बारे में जो है शोध करेंगे। वैज्ञानिकों की टीम जो है और फसलों की, जिसमें अनाज, तिलहन, चारा, गन्ना, इन सब की फसलों को किस्म को कैसे जो है उन्नत किया जाए, उसके तहत जो है ये वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू किया गया है। और यहाँ पर हम बता दें कि इसकी बैठक जो है नई दिल्ली में हुई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। ये तथ्य भी आप लोग जो है याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।